morning. This is Ravi Prakash. Uh, so आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा टाइम एंड टेंस होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ओके, सो आज हम देखने वाले हैं टाइम एंड टेंस। और अगेन दिस इज एन important topic for both Bihar board and CBSE students. Okay, so let's begin. So today we have the topic that is time, time and tense. Okay, पहले समझते हैं कि ये टाइम एंड टेंस होता क्या है बेसिकली। ओके, देखिए टेंस तो आपको पता है, जो भी हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस होते हैं, और सबका फिर इंडिविजुअल आपका वो भी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, लेकिन टाइम एंड टेंस कहने का ये मतलब हुआ कि कुछ कुछ ऐसे टाइम के कीवर्ड आपके पास हैं जिससे आपका जो है टेंस भी बदल जाता है। ओके, सो आइए हम यहाँ पे कुछ रूल्स देखते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि रूल्स में यहाँ पे क्या क्या है हमारा। तो सबसे पहला जो रूल है वो हमारा ये कहता है कि अगर आपके सेंटेंस में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, अगर आपके सेंटेंस में कोई पोजीशन हो, या फिर आपके सेंटेंस में कोई हैबिट हो। ओके, सो अगर आपके सेंटेंस में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, अगर आपके सेंटेंस में कोई पोजीशन हो, या फिर आपके सेंटेंस में कोई हैबिट हो, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। ओके, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहने का सब्जेक्ट के साथ V1 होगा प्लस V5 होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे अगर लिखते हैं कि द सन rises in the east. So here your sun is singular subject and your verb is rises. So again singular verb. तो यहाँ पे हमेशा राइजेस ही होगा। ठीक है, आप यहाँ पे राइजिंग, राइज, रोज, रीजन जो फॉर्म चलता है राइजिंग, तो ये कोई और फॉर्म नहीं हो सकता। यहाँ पे हमेशा जो आपको V1 ही दिखेगा, मतलब राइज ही दिखेगा। ठीक है, तो ये था आपका यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर हम पोजीशन की बात करें तो ऐसा लिख सकते हैं कि दिस पेन बिलोंग्स, ओके, बिलोंग्स टू मी। तो यहाँ पे फिर से देखिए सिंगुलर है तो एस लगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है, और वही अगर हम लिखे ऐसा कि दीज पेन्स, तो फिर क्या हो जाएगा, बिलोंग हो जाएगा, बिलोंग टू मी, तो प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। ओके, सो यहाँ पे ये पोजीशन, बेसिकली ये पोजीशन आपको शो कर रहा है। अगर हम बात करें हैबिट की, ओके, सो हैबिट में अगर हम देखें तो हैबिट के लिए आपके पास कुछ कीवर्ड है, जैसे डेली हो, ठीक है, रेगुलरली हो, डेली हो, रेगुलरली हो, ऑफन हो, नेवर हो, सेल्डम हो, उसके बाद एवरीडे, ठीक है, एवरीडे हुआ, ओकेजनली हो। तो इन सब केसेस में हम क्या करेंगे, आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। जैसे अगर हम लिखते हैं कि गोज ही गोज टू स्कूल डेली। ठीक है, अगर यहाँ पे डेली कीवर्ड लग गया तो फिर आपको हमेशा यहाँ पे क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लगाना है। लेकिन अगर हम इसी को हम ऐसे लिखें कि ही टू स्कूल, तो यहाँ पे तो पता नहीं चल रहा है ना कि हाँ वो स्कूल गया है या फिर जाता है या वो गया। ठीक है, तो इस केस में तो आप ही वेंट भी लगा सकते हैं तो भी सही होगा, ही गोज भी लगा सकते हैं तो भी चलेगा। ठीक है, तो ऐसा है। तो जब भी आपके पास ये जो कीवर्ड है ना, आपका जो डेली हो, रेगुलरली हो, ऑफन हो, स्कार्सली हो,
ठीक है, सेल्डम हो, एवरीडे हो, ओकेजनली हो, फ्रीक्वेंटली, ठीक है, अगेन फ्रीक्वेंटली हो, ठीक है, रेयरली हो, ठीक है। तो ये सारे जो वर्ड हैं वो आपको हैबिट हैबिट दिखाते हैं, ठीक है। तो इस केसेस में क्या करना है आपको, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना है। ओके, चलिए मूव करते हैं हम आगे नेक्स्ट। तो ये आपका टाइम एंड टेंस का ये पहला रूल था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आगे रूल्स क्या हैं, ठीक है। अब देखिए, ये पहला रूल है। अब सेकंड रूल हमारा है जो हम देखने वाले हैं। बेसिकली सेकंड जो रूल है वो सेकंड रूल ये है, कहता है कि अगर आपके सेंटेंस में कोई कंडीशनल क्लाउज हो, ठीक है, अगर आपके सेंटेंस में कोई कंडीशनल क्लाउज हो, ठीक है। अब कंडीशनल क्लाउज कहने का मतलब ये हुआ कि आपका कंडीशनल क्लाउज कहने का मतलब हुआ कि अब कोई कंडीशन पे बेस्ड होगा, तो उसके पहले आपको क्लाउज समझना जरूरी है, ठीक है। तो क्लाउज क्या होता है, तो क्लाउज कहने का मतलब होता है कि अगेन एक ऐसा सेंटेंस जिसमें आपका एक सब्जेक्ट हो और एक आपका फाइनाइट फाइनाइट वर्ब हो। ओके, तो अगर आपके सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट होगा और कोई फाइनाइट वर्ब होगा तो आप उसे क्लाउज कह सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट तो आपको पता ही है, सब्जेक्ट मतलब डूअर होता है, जो करने वाला होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। फाइनाइट वर्ब कहने का मतलब क्या हुआ, फाइनाइट वर्ब कहने का ये मतलब हुआ कि ऐसा मेन वर्ब, ठीक है, ऐसा मेन वर्ब जो अपना फॉर्म या तो सब्जेक्ट या टेंस के हिसाब से अपना वो फॉर्म अगर बदल लेता हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं कि ही रीड्स, ओके, और फिर हम लिखते हैं कि दे रीड। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जो रीड का फॉर्म है ये V1 है और यहाँ पे जो रीड का फॉर्म है V5 है। तो यहाँ पे हम रीड को हम फाइनाइट वर्ब कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये अपना फॉर्म बदल रहा है। यहाँ पे पर्सन है सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, और यहाँ पे पर्सन आपका प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल है। तो इस केस में आप कह सकते हैं, इसे आप फाइनाइट वर्ब कह सकते हैं। एक और एग्जांपल अगर हम लिखते हैं, अगर हम लिखते हैं कि ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है। बेसिकली हम यहाँ पे सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब समझने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर हम लिखते हैं कि दे प्ले क्रिकेट, और फिर हम लिखते हैं कि दे प्लेड क्रिकेट। ओके, अगर यहाँ पे आप वर्ब फॉर्म देखेंगे, ठीक है, तो एक जगह पे आपका क्या है, ये V5 है, एक जगह देखेंगे तो ये आपका V1 है, और ये देखेंगे तो आपका ये V2 है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अकेला जो वर्ब फॉर्म है वो आपका V1 या V2 या V5 में आ सकता है, ठीक है। जब भी आपके सेंटेंस में V4 और V3 लेके आना है तो आपको हमेशा क्या चाहिए, बिना ऑक्सिलरी वर्ब के आप इसे नहीं ला सकते, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हम फाइनाइट वर्ब कहने का सेंस ये हुआ कि फाइनाइट वर्ब हम उस मेन वर्ब को कहेंगे, उस मेन वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं जो अपना फॉर्म या तो पर्सन या तो फिर टेंस के हिसाब से वो बदल बदल लेता हो, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर था तो सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पे मेन वर्ब बदल गया, क्योंकि मेन वर्ब तो यहाँ पे इसका बेस फॉर्म तो प्ले होता है ना, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो ये प्लूरल था, तो ये हो गया आपका वर्ब भी प्लूरल हो गया। इसका मतलब यहाँ पे ये पर्सन, ये दोनों पर्सन के हिसाब से बदला, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये टेंस के हिसाब से बदला है, ठीक है। चूंकि पास्ट था तो आपका ये हो गया आपका V2। तो कहने का मतलब हुआ ये कि फाइनाइट वर्ब हम उस मेन वर्ब को कहते हैं जो अपना फॉर्म या तो टेंस या तो पर्सन के अकॉर्डिंग वो बदल लेता हो, ठीक है। तो अब हम वापस आते हैं क्लाउज। तो क्लाउज कहने का मतलब, क्लाउज इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब। ओके, सो हम उसे क्लाउज कह सकते हैं जिसमें आपका एक सब्जेक्ट, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक आपका फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं कंडीशनल क्लाउज की। अगर आपके सेंटेंस में कोई कंडीशनल क्लाउज होगा तो हम क्या करेंगे, एक हमें देखना होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मतलब सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 होगा, और दूसरा जो क्लाउज होगा वो फ्यूचर होगा, शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कंडीशनल क्लाउज कहने का मतलब हुआ कि एक ऐसा क्लाउज होगा जिसमें कंडीशन होगा,
ठीक है, मतलब दो क्लाउज होंगे इस बार। और उसमें क्या है कि जब दो क्लाउज हैं तो एक क्लाउज आपको देखना है कि उसका जो टेंस है वो प्रेजेंट होना चाहिए, और दूसरा जो है वो आपका फ्यूचर होना चाहिए। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं कि ही विल ही विल ही विल कम टू मी इफ यू गो देयर। ठीक है, ही विल कम टू मी इफ यू गो देयर। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए जैसा कि ये दो क्लाउज दिख रहा है, एक ये रहा और दूसरा ये रहा। ठीक है, और ये कंडीशन हुआ तो देखिए आपको दिख रहा है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट के साथ V1, और एक आपको फ्यूचर दिख रहा है ना, सब्जेक्ट के साथ मॉडल वर्ब है प्लस V1 है, शैल विल है। ठीक है, तो कहने का मतलब कंडीशन कंडीशन क्लाउज कहने का मतलब ये हुआ कि आपका एक जो टेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा और दूसरा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। ठीक है, अब ध्यान यहाँ पे ये देना है कि अगर यहाँ पे पास्ट होगा तो यहाँ पे भी आप पास्ट यूज कर सकते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन ऐसा है कि दे वुड, ठीक है, दे वुड दे वुड सक्सीड इफ दे दे ट्राइड। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे टेंस बदल गया। तो कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे पास्ट आपको दिख रहा है तो यहाँ पे भी आप पास्ट का यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना आपको, अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव होगा तो जो इफ वाला जो पार्ट है, इफ वाला, इसके बाद आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट ही दिखेगा हमेशा। ठीक है, लेकिन अगर सेंटेंस इम्परेटिव हो, ठीक है, अगर सेंटेंस इम्परेटिव होगा तो अब आपका जो है ना, जैसे एग्जांपल अगर हम ऐसे लिखते हैं कि डोंट डोंट कम इफ इट विल रेन। अब देखिए दोनों सेंटेंस में अंतर क्या है। ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है इसमें आपका इम्परेटिव सेंटेंस है, तो इम्परेटिव सेंटेंस में क्या है कि इफ के बाद आपको फ्यूचर दिखेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये जो रूल था हमारा दूसरा, उसमें ये कह रहा था कि अगर कोई सेंटेंस में आपका कंडीशनल क्लॉज होगा तो आप एक को प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे और दूसरे क्लॉज को हम फ्यूचर इंडेफिनिट में शो करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं तीसरे रूल पे। ठीक है, ये हमारा दूसरा रूल था। अब तीसरा रूल हमारा टाइम एंड टेंस का क्या कहता है उसे भी हम देखते हैं। देखिए जो तीसरा रूल है वो ये कहता है कि अगर आपके सेंटेंस में कोई इमेजिनेशन हो, कोई ड्रीम लाइक क्वालिटी हो, अनरियल सिचुएशन हो, अनरियल अनरियल सिचुएशन, ठीक है, अनरियल सिचुएशन हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो सेंटेंस है उसमें आपको ऐसा कुछ दिखेगा, एज इफ, एज दो, या फिर इफ। ठीक है, मतलब बिल्कुल अनरियल टाइप का, मतलब जो कभी पॉसिबल हो नहीं सकता। लाइक आपने एग्जांपल देखा होगा बहुत सारा, जैसे इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं बर्ड होता, आई वुड फ्लाई टू यू, तो मैं उड़ के तुम्हारे पास आता। ठीक है, तो ऐसा वाला जो केस है, उस वाले केस में क्या करना है कि आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, ठीक है, वट एवर योर सब्जेक्ट वुड बी, आइदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, इन बोथ केसेस यू हैव टू यूज वर। ठीक है, तो जब भी whenever you have any unreal situation in your sentence or any dream like quality, ठीक है, then you have to use only word। okay, as for example के थ्रू हम समझते हैं। जैसे लिखते हैं कि he talks as if he डॉट डॉट, तो वर्ड लगाएंगे वर माई मास्टर। अब यहाँ पे आप ये नहीं देखेंगे कि हाँ ही के साथ तो आवाज लगता है, ठीक है, सही आप बोल रहे हैं, लेकिन चूंकि ये सेंटेंस आपका है टाइम एंड टेंस का और आपके यहाँ पे जो कंडीशन है वो आपका अनरियल सिचुएशन है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, आप हमेशा वर का यूज करेंगे। और भी एग्जाम्पल हम देखते हैं कि आई विश, तो फिर लिखेंगे आई वर अ किंग। ठीक है, मतलब काश में राजा होता। या फिर
इफ आई, फिर से यहाँ पे इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं बर्ड होता तो आई वुड फ्लाई टू यू। ठीक है, मतलब अगर मैं बर्ड होता तो मैं उड़ के तुम्हारे पास आता। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि आपको, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का तरीका दो तरह से, अगर आपको यहाँ या तो यहाँ ब्लैंक होगा या तो फिर यहाँ ब्लैंक होगा। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में अगर ये सेंटेंस पूरा दिया है इफ आई वर अ बर्ड, तो फिर आपको यहाँ पे ब्लैंक होगा वो, नहीं तो अगर नॉर्मल अगर हो तो ब्लैंक यहाँ पे और यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। या फिर एक और एग्जांपल हम लिखते हैं कि आई विश माई ब्रदर वर अलाइव, मतलब काश मेरा भाई जो है जिंदा होता। तो अगेन जो ऑलरेडी मर चुका है वो कैसे लौट के आएगा, ये तो अनरियल सिचुएशन है। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, हम हमेशा वर्ड लगाएंगे। तो ये जो रूल था हमारा थर्ड, उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आपके सेंटेंस में कोई अनरियल सिचुएशन होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, आप हमेशा वर का यूज करेंगे, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, डजेंट मैटर, यू हैव टू यूज ओनली वर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब हम रूल नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ तक तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए फोर नंबर रूल पे हम आते हैं। अब जो हमारा 4 नंबर जो रूल है वो ये कहता है कि अगर कोई इंसिडेंट, ठीक है, अगर दो इंसिडेंट अगर दोनों अगर पास्ट टेंस में हुआ हो, ठीक है, अगर दो इंसिडेंट मतलब अगर दो घटनाएं पास्ट टेंस में हुई हो, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एक पहले होगा और एक उसके बाद होगा। ठीक है, दोनों तो एक साथ नहीं हो सकता ना, जैसे एज फॉर एग्जांपल आपने बचपन में सुना होगा कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, वर्षा होने से पहले फसलें बर्बाद हो चुकी थी। तो ये दोनों इंसिडेंट तो पास्ट में हुआ है ना, लेकिन एक पहले हुआ है और एक उसके बाद हुआ है। ठीक है, तो इस केसेस में हम क्या करेंगे कि हम जो पहले घटा जो जो घटना पहले घटेगा उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो घटना बाद में घटा उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई इंसिडेंट पास्ट टेंस में हुआ हो, ठीक है, तो जो इंसिडेंट पहले हुआ है उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो घटना बाद में घटती है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ठीक है, एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे मेरे आने के पहले वो जा चुका था। ठीक है, तो ही हैड गॉन, क्योंकि वो जा चुका था। बिफोर आई केम, ठीक है, मतलब मेरे आने से पहले वो जा चुका था। तो यहाँ पे फिर से देख लीजिए, सब्जेक्ट है प्लस हैड है प्लस V3 है, और यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट के साथ V2 है, जैसा कि मैंने आपको बताया। या फिर वर्षा होने से पहले फसलें बर्बाद हो चुकी थी, तो क्या लिखेंगे हम, द क्रॉप हैड फेल्ड, ठीक है, बिफोर इट रेन्ड। ठीक है, फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पहले फसल बर्बाद हुई है, तो सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, सब्जेक्ट के साथ V2 दिख रहा है। तो इस केसेस में हम हमेशा यही यूज करेंगे। या फिर डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो पहले रोगी का मरना हुआ, तो हम परफेक्ट वहां लगाएंगे, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ओके, या फिर मेरे स्टेशन जाने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ओके, सो आई होप आपको ये 4 वाला भी रूल समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम आते हैं अगले रूल पे। अगला जो है वो हमारा 5 नंबर है। ठीक है, देखिए 5 में क्या है आपका, 5 हमारा 5 जो रूल है वो ये कहता है कि अगर आपका कोई भी पास्ट इवेंट हो, ठीक है, पास्ट इवेंट लाइक कोई वॉर हुआ हो, कोई इन्वेंशन हुआ हो, ठीक है, कोई डिस्कवरी हुआ हो, ठीक है,
या फिर कोई भी पास्ट इवेंट, जैसे आपका अगो दिख रहा हो, यस्टरडे दिख रहा हो, ठीक है, मतलब कोई टाइम इवेंट हो, पास्ट इवेंट हो, या फिर कोई टाइम का कीवर्ड हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, आप हमेशा सब्जेक्ट के साथ वी टू लगाएंगे। ठीक है, मतलब हमेशा आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि आई सॉ आई सॉ हिम यस्टरडे। ठीक है, मैंने देखा उसे कल। तो यहाँ पे देखिए कीवर्ड हमारा यस्टरडे है, तो हम वी टू लगा लेंगे। ठीक है, या फिर अगर हम ऐसे पूछते हैं कि हु इन्वेंटेड द रेडियो, फिर से देखिए डिस्कवरी है। ठीक है, तो यहाँ पे वी टू दिख रहा है आपको। या फिर अगर हम ऐसा लिखें कि कोलंबस, ठीक है, कोलंबस कोलंबस डिस्कवर्ड, ठीक है, द अमेरिका। ठीक है, डिस्कवर्ड अमेरिका। देखिए फिर से आपको यहाँ पे वी टू दिख रहा है। ठीक है, तो कहने का ये लॉजिक हुआ कि जब भी आपका कोई पास्ट इवेंट हो, चाहे वो डिस्कवरी हो, इन्वेंशन हो, या फिर कोई टाइम इवेंट हो, जैसे ही केम हियर 2 आवर्स 2 आवर्स अगो। देखिए जैसे ही अगो लग गया ना, ये हो गया पास्ट। ठीक है, तो पास्ट हो गया, तो आपको क्या करना है, वी टू लगाना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के साथ वी टू, ये हुआ। या फिर अगर हम लिखे कि अकबर, अकबर ये राजा का नाम है, अकबर रूल्ड वाइजली। ठीक है, मतलब अकबर ने जो है बड़े ही चालाकी के साथ राज किया। ठीक है, तो देखिए वी टू दिख रहा है सब्जेक्ट के साथ वी टू। या फिर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, या फिर अकबर वोन, ओन विन का सेकंड फॉर्म वोन, अकबर वोन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी, जो भी। ठीक है, ऐसा। तो ये था हमारा 5 रूल नंबर। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अगला रूल क्या कहता है। देखिए टाइम एंड टेंस का जो अगला रूल है, वहां पे आपको कुछ कीवर्ड दिखेंगे आपको। ठीक है, कीवर्ड कहने का मतलब होगा कि ऐसा कुछ होगा कि आपको अगर नाउ दिख रहा हो, एट प्रेजेंट दिख रहा हो, ठीक है, या फिर एट दिस मोमेंट दिख रहा हो। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और मैं ऐड कर देता हूँ। अगर आपको माइंड दिखता हो आपके सेंटेंस में, माइंड, ठीक है, या फिर अगर आपको प्रीपोजिशन के बाद अगर आपको यूज करना है किसी वर्ब को, ठीक है, तो इन सारे केसेस में आपको जो है वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करना है। ठीक है, आपके सेंटेंस में या तो नाउ हो, या तो एट प्रेजेंट हो, या तो एट दिस मोमेंट हो, या फिर अगर आपको आपके सेंटेंस में माइंड हो, या फिर आपके सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन, मतलब प्रीपोजिशन के बाद अगर यूज करना है, तो आप क्या करेंगे, हमेशा आप वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। जैसे अगर हम लिखते हैं कि ही इज प्लेइंग, ठीक है, ही इज प्लेइंग नाउ, तो चाहे नाउ हो, या फिर एट प्रेजेंट हो, या फिर एट दिस मोमेंट हो। ठीक है, इन तीनों केसेस में हम क्या करेंगे, हम कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे, यानी ही इज प्लेइंग। या फिर अगर हम लिखते हैं कि वुड यू माइंड, ठीक है, तो देखिए माइंड आ गया आपके सेंटेंस में, तो आप हमेशा वेट आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, वेटिंग फॉर एन आर। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको ब्लैंक यहाँ पे हो तो हमेशा वुड होगा, अगर आपके सेंटेंस में माइंड हो तो, और अगर यहाँ पे हो तो आपको हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, तो ये रहा। या फिर हम लिखते हैं कि ही इज फॉन्ड ऑफ। देखिए फिर से ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है ना, तो अगर आपको प्रीपोजिशन के बाद अगर ब्लैंक दिखता हो और अगर आपको वर्ब फॉर्म यूज करना है, तो आप हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। जैसे लिखते हैं प्लेइंग, प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, प्लेज, प्लेड, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, हमेशा आपको आईएनजी फॉर्म दिखेगा। तो या तो प्रीपोजिशन के बाद, ठीक है, या तो फिर आपको माइंड के बाद। एक और एग्जांपल अगर लिखते हैं कि ही एब्सटेन मी फ्रॉम, तो भी यहाँ पे देखिए गोइंग आईएनजी फॉर्म ही होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आपको प्रीपोजिशन के बाद अगर आपको वर्ब फॉर्म यूज करना है, तो आप हमेशा क्या करेंगे,
आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। ही एब्सटेन, एब्सटेन मतलब बेसिकली रोकना होता है, प्रिवेंट हुआ या फिर रिफ्रेन हुआ, ठीक है। ठीक है, तो इस इन केसेस में हम क्या करेंगे, हमेशा हम आईएनजी का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास टाइम एंड टेंस। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, और बाकी है कि आप जितना एक्सरसाइज करेंगे उसके हिसाब से आपको ये टॉपिक और क्लियर होगा। तो फिलहाल तो फिलहाल टाइम एंड टेंस में यही है। ओके, बाकी आप एक्सरसाइज अगर आप जितना करेंगे तो उतना आपका और क्लियर होगा, जैसा कि मैंने आपको अभी कहा। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, ठीक है, आप उसे करिए। ठीक है, जैसे अगर हम ऐसा लिखते हैं, और ये आपके लिए है, जैसे अगर हम लिखते हैं कि he talks as if he dot 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 a rich person। ठीक है, पहला ये है आपके पास। दूसरा, आई डोंट माइंड योर डॉट डॉट लेट। ठीक है, तीसरा आपके पास है द मैन द मैन हैड gone before I his house। अगला हम आपको दे रहे हैं he he always he always फुल स्टॉप दे है। ठीक है, उसके बाद अगला हम आपको दे रहे हैं डोंट डोंट माइंड इफ आई नॉट इफ आई विल मनी। ठीक है, अगला आपके पास है इंडिपेंडेंस डे इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त। ठीक है, या 7 लिखते हैं, इट जनरली नो इन विंटर। ठीक है, हम आपको ऑप्शन देते हैं कि आपको ऑप्शन क्या क्या यूज करना है। यहाँ पे हम ऑप्शन दे रहे हैं स्नो, यहाँ पे दे रहे हैं आपको फॉल, यहाँ पे दे रहे हैं विल। ठीक है, यहाँ पे हम दे रहे हैं आपको स्मोक, यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं रिच। ठीक है, यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं कम, और यहाँ पे दे रहे हैं हम आपको वाज वर। ठीक है, तो आप करके देखिए, हाँ आंसर आपका क्या आता है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको आपके पास दो 1 मिनट का टाइम है। ठीक है,
चलिए करते हैं। देखिए पहला, ही टॉक्स एज इफ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आपके पास अनरियल सिचुएशन होगा तो आप क्या करेंगे, हमेशा वर का यूज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में हो गया वर, हो गया। सेकेंड वाला आई डोंट माइंड, याद करिए मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी आपके सेंटेंस में अगर या तो प्रीपोजिशन के बाद वर्ब यूज करना हो, या तो माइंड हो, या तो नाउ हो, या तो एट प्रेजेंट हो, या तो एट दिस मोमेंट हो, तो इन सारे केसेस में आपको क्या करना है, आईएनजी फॉर्म यूज करना है। तो कमिंग हो जाएगा, ठीक। फिर अगला जो रूल है द मैन हैड, अब याद करिए मैंने आपको ये बताया था कि जब भी दो इंसिडेंट अगर पास्ट टेंस में होगा, अगर दो इंसिडेंट पास्ट टेंस में होगा तो जो जो इंसिडेंट पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में चलेगा, और जो इंसिडेंट बाद में होगा वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में होगा, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे हैड दिख रहा है ना पहले से, यानी अगला आपको क्या चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट चाहिए, V2 चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिच्ड। आगे ही ऑलवेज, देखिए अब याद करिए मैंने आपको बताया था अगर आपके सेंटेंस में ऑफन हो, ऑलवेज हो, नेवर हो, सेल्डम हो, स्कार्सली हो, फ्रिक्वेंटली हो, ठीक है, रेयरली हो, ओकेजनली हो, डेली हो, रेगुलरली हो, तो इस केसेस में क्या करना है आपको, ये सारा हैबिट बता रहा है ना, तो आपको V1 यूज करना है या V5 यूज करना है, डिपेंड ऑन योर सब्जेक्ट, ओके। नेक्स्ट है डोंट माइंड। देखिए अब ये था कंडीशनल क्लाउज कि अगर आपको अगर नॉर्मल सेंटेंस है तब तो इफ से पहले वाले पार्ट में आपको दिखेगा फ्यूचर, लेकिन अगर आपके पास इम्परेटिव सेंटेंस होगा तो आपको जो है हमेशा इफ के बाद आपको दिखेगा, यानी इफ आई विल, ठीक है, आई विल या आई शैल लगा सकते हैं। फिर अगला देखिए इंडिपेंडेंस डे। अब देखिए ये भी तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना कि आपका इंडिपेंडेंस डे हमेशा जो है 15 अगस्त को ही होता है, ठीक है। तो अगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो याद करिए मैंने आपको बताया है जब भी आपके पास हैबिट हो, जब भी आपके पास पोजीशन हो, जब भी आपके पास यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो आप क्या करेंगे, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस डे फॉल्स ऑन 15 अगस्त, इसका मतलब हुआ कि आपका जो इंडिपेंडेंस डे है वो 15 अगस्त को ही होता है, मनाया जाता है, ठीक है। फिर लास्ट है हमारा इट जनरली। देखिए जनरली, जनरली भी जो वर्ड है वो आपका अक्सर, मतलब ये भी आपको हैबिट ही बता रहा है। मतलब जनरली क्या होता है, विंटर में स्नो, विंटर में बर्फ गिरता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से देखिए क्या होने वाला है, इट सिंगुलर है तो ये इट जनरली स्नोज। यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए इट और देयर में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। इट और देयर हम आपको बता रहे हैं, इट और देयर। देखिए इट के साथ जो है ना, इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, ठीक है। जैसे आपको या तो दिखेगा इट रेन्स, या तो दिखेगा इट इज, ठीक है, ठीक है, इट रेन्स या इट इज, मतलब हमेशा इट सिंगुलर वर्ब को ही लेके आता है। लेकिन देयर के साथ दोनों पॉसिबिलिटी है, आप ऐसा लिख सकते हैं कि देयर वॉज अ किंग लिख सकते हैं अगर एक राजा है तो, अगर एक से ज्यादा राजा है तो फिर आप देयर वर टू किंग्स ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब, लेकिन देयर के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों होगा, डिपेंड करेगा इसके बाद आने वाले डिटरमाइनर पे। मतलब अगर आपका सेंटेंस सिंगुलर अगर सब्जेक्ट लेके आ रहा है तो आप वाज का यूज करिए, और अगर आपके पास प्लूरल है तो आप वर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे वहां पे 4 लड़के थे, तो आप क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात है, आप देयर वर लगाएंगे, देयर वर 4 बॉयज। अगर वहां पे एक लड़का था तो देयर वॉज अ बॉय, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि देयर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट भी लेके, सिंगुलर वर्ब भी आ सकता है लेके, और प्लूरल भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये था एक और आपका है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अगर हम ऐसा लिखें कि द चीफ मिनिस्टर इज हियर टुमारो। देखिए यहाँ पे आपको भले ही सेंटेंस से देखने से ये लग रहा है कि फ्यूचर होने वाला है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे अगर कोई पूर्वानुमान अगर हम पहले से कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो बिल्कुल फिक्स हो, ठीक है, कि जैसे हाँ वो उनका सेट है प्रोग्राम की, हाँ वो आएंगे ही आएंगे, ठीक है,
तो आप यहाँ पे सिंपली आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे भी अराइव्स लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं जैसे एक सेंटेंस है ना कि मुझे जाना है, ठीक है, तो आप उस केस में क्या कहते हैं, आई हैव टू गो। मुझे खाना है तो आई हैव टू इट, ठीक है। तो उस केस में ही हैज टू गो, उसे जाना है, ठीक है, तो ही हैज टू गो ये भी लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर अराइव्स हियर टुमारो, ठीक है। तो इस केस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे बोलें कि आई विल गो टुमारो, मतलब मैं कल जाऊंगा, ठीक है, तो इसमें तो कोई निश्चित तो नहीं हुआ ना, हो सकता है मैं जाऊं या ना जाऊं, ठीक है। तो इस केस में हम शैल विल का ही यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई पहले से डिटरमाइंड हो कि हाँ ये कल ऐसा होने वाला है, ठीक है, तो आप वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास टाइम एंड टेंस, एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर। और माई ऑल टाइम फेवरेट मैसेज टू यू इज खुश रहिए और लोगों को खुश रखिए।